नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप क्या देख रहे हैं? जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। भाई अभी तो ये एडिशन शुरू हुआ है, तमाम खबरें बाकी हैं। क्या क्या खबरें बाकी हैं? क्या कहती है हरक सिंह रावत जैसों की सियासत? परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिला तो पार्टी से नाराज। रीता बहुगुणा के बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो मुंह फुला के बैठे हैं। क्या ये नेता जनता के लिए सियासत करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं? ये समझेंगे भी और समझाएंगे भी कि भैया इनकी सियासत आखिर होती किसके लिए। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे यूपी के चुनाव में कहां खड़ा है किसान। बहुत जरूरी सवाल है, ये भी समझेंगे, क्योंकि देखिए किसान नेता नरेश टिकैत ने पहले यह कहा कि किसान समाजवादी पार्टी और आरएलडी का समर्थन करें, फिर वो अपने इस बयान से पलट गए। बीजेपी के नेता संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात क्या कहती है? उधर क्यों अखिलेश यादव को अन्न हाथ में लेकर के संकल्प लेना पड़ा, यह भी देखेंगे, समझेंगे। देखिए, दिल्ली और हरियाणा में कोरोना को लेकर के सियासी खींचतान भी मची हुई है। दोनों प्रदेशों की सरकार क्यों आ गई है आमने सामने, ये बताएंगे। और उधर चुनाव आयोग कोरोना के मामलों को लेकर के गंभीर है, लेकिन नेता है कि गाइडलाइन मानने को तैयार ही नहीं है, ये भी बताएंगे आप कौन कौन से नेता हैं। फिर बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन की, बताएंगे विराट कोहली ने क्यों छोड़ी कप्तानी, ये अजहरुद्दीन बताएंगे। इधर कोहली ने कप्तानी छोड़ी और उधर रोहित शर्मा फिट हो गए, कल तक अनफिट थे। क्या अब रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में करेंगे कप्तानी? क्रिकेट के खेल के पीछे की कहानी, उसके पीछे के खेल को भी समझेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन से। लेकिन सबसे पहली खबर की, हरक सिंह जैसों की सियासत क्या कहती है? यूपी के चुनाव में कहां खड़ा है किसान? कोरोना को लेकर क्यों मची है सियासी खींचतान? अजहरुद्दीन बताएंगे विराट ने क्यों छोड़ी कप्तानी। ये तमाम सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले हरक सिंह रावत की बात करेंगे कि आखिर क्या अपना स्वार्थी सियासत का सत्य अब बन चुका है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल भारत में दल बदल बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। यूपी में दल बदल से सबक लेते हुए उत्तराखंड में बीजेपी ने हरक सिंह रावत का गेम प्लान चौपट कर दिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है ना। हरक सिंह अपने परिवार के लिए टिकटों का दबाव बना रहे थे। खबर यह भी है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के साथ डील करने में जुटे हुए थे। उधर हरक सिंह रावत पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा, क्या कहा कि अगर हरक सिंह रावत अपनी कांग्रेस छोड़ने की गलती मान लेते हैं तो हम पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मत भूलिए साहब। दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे मंत्री, कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी करती जा रही है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। खबर तो आप तक भी पहुंच गई होगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर परिवार के चक्कर में जनता के साथ विश्वासघात क्यों? क्या चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर केंद्रित हो गया है, या होना चाहिए, या होगा? क्या आखिर वजह है? बीजेपी से निकाले जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इंडिया न्यूज पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, चाहे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, तब भी वो चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगे। जरा बात सुनिए। लड़ना चाहता हूं, मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, पर मैंने ये जरूर कहा कि कई बार क्या होता है कि हम पार्टी के जब कार्यकर्ता होते हैं, हमारा मन नहीं होता, लेकिन पार्टी के हित में हमको पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मन नहीं है। और वो चीज आज मैं अगर कांग्रेस में सम्मिलित होता हूं तो वो चीज मैं कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं, मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं। कोई जरूरत थोड़ी कि चुनाव लड़के, बहुत रह गया एमएलए, बहुत रह गया मिनिस्टर, कोई लालसा नहीं है मेरी अब। और जहां तक मैंने प्लाजो से कहा कि मैंने कहा भाई अनुकृति बहुत अच्छा काम कर रही वहां, अगर आपको लगता है कि इसको मौका मिलना चाहिए, ये जीत सकती है, तो आप सोच लो। इतनी बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। ये तो अब क्योंकि उनसे गलती होगी, वो मीडिया ने, मैं दिल्ली चला एक दिन, मैं फ्लाइट से दिल्ली आ रहा था, तो उसमें प्रीतम सिंह जी उनकी पत्नी भी थी, तो आरोप लगने लगा, मीडिया ने चला दिया कि साहब प्रीतम सिंह जी के साथ आए।
हरक सिंह रावत की अभी कांग्रेस में एंट्री नहीं हुई है, याद रखिएगा। हरक सिंह को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी है। जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीजों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीजों को विचार करके निर्णय करेंगे। साथ मंत्रिमंडल में भी थे, जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, मैं पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है, जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूंकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की थी कि हमेशा हरक सिंह जी जब भी गए बड़े सम्मान के साथ उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने स्वयं देखा हो, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, हमने हमेशा उनका सम्मान। आ गया ना वही सवाल, क्या अपना स्वार्थी सियासत का सत्य बन चुका है? अच्छा, और ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल भारत में दल बदल ट्रेंड कर रहा है। चुनावी मौसम में नेताओं को अपने परिवार की चिंता है। सवाल यह कि जनता कहां है भाई? बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई उत्तराखंड लैंसडाउन सीट से अपना दावा बता रही थी। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। अनुकृति गुसाई एक मॉडल और टीवी प्रेजेंटर। अब देखिए, सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में हाईकमान अगर उन्हें चुनाव लड़वाता है तो उनकी बेटी को टिकट मिलना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की मांग नहीं की बल्कि वो अड़ गई। जानकारी के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेटर भी भेज चुकी हैं और लेटर में परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए राजनीति से संन्यास लेने की भी उन्होंने बात कही है। ठीक है, वहीं बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कृष्ट के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देख ही लिया आपने। बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। वैसे ही अटकलें बहुत समय से लगाई जा रही हैं। अच्छा, वो क्यों शामिल हो सकती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव को टिकट देने को लेकर के खींचतान मची हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर परिवार के चक्कर में जनता के साथ आखिर विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर केंद्रित हो जाएगा? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे कि ऐसा हो? प्रवीण कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देहरादून से। प्रवीण, ये वहां हरक सिंह रावत नाराज हुए, रोए भी। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात भी कही कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, चाहे कांग्रेस में शामिल हो जाऊं तब भी मैं चुनाव में। तो फिर वो रोए क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी जो हम अपने जागते रहो में उठा रहे हैं कि क्या मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर केंद्रित रहेगा चुनाव, कि किसको टिकट मिली किसको नहीं, मेरे परिवार वालों को मिली या नहीं मिली? दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह को चैंपियन कहा जाता है और कहा जाता है कि हर बार हर विधानसभा में वो सीट बदल देते हैं, लेकिन इस बार फंस गए हरक सिंह राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए। एक तरफ बार्गेनिंग करने चले थे तो दूसरी तरफ उनको निकाल बाहर कर दिया और अब वो न घर के रहे घाट के रहे, ना वो बार्गेन कर सकते हैं अब, ना ही उनकी घर वापसी बीजेपी की तरफ हो सकती है। तो अब वो उनके लिए मजबूरी ये है कि अब कांग्रेस की बात माने। कांग्रेस जिस स्तर तक उनको ले जाना चाहेगी उस स्तर पर ले जाएगी और निश्चित तौर पर अपने बहू जो अनुकृति गुसाई के लिए
टिकट मांगते मांगते पहली बार शायद वो चक्रव्यूह में फंसे हैं। देखना होगा कि कैसे वो निकलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी जो परिवारवाद का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हरक सिंह रावत भी अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो हरीश रावत अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसी तरह से लंबी फहरिस्त है। रंजीत रावत है, वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। तो लंबी फहरिस्त है, देखना होगा कि आगे किस तरह से राजनीति जो है वो अपना रंग दिखाती है। चलिए, वहां के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको एक अहम खबर बता दें कि गैंगस्टर और दंगाइयों को टिकट देने का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव घिर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने नाहिद हसन की बहन को कैराना से टिकट दे दिया है। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें, नाहिद हसन को टिकट दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर के आक्रामक रुख अपना रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी की पहली ही लिस्ट में उसके इरादे साफ हैं कि वो पश्चिमी यूपी को गुंडा राज में झोंकने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसकी पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। अब देखिए, चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत से उनके घर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या बदल रही है सियासी तस्वीर? दरअसल 3 कृषि कानूनों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं और पहले नरेश टिकैत सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील कर चुके थे। हालांकि इस अपील के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम किसी को भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब संजीव बालियान से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर टिकैत परिवार यूपी विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाएगा। जहां एक तरफ राकेश टिकैत सरकार पर अपना वादा पूरा न करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उनके भाई नरेश टिकैत की केंद्रीय मंत्री से घर पर हुई मुलाकात के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी की बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान सिसौली के किसान भवन पहुंचे थे। इस दौरान किसान नेता नरेश टिकैत ने गठबंधन को समर्थन करने की अपील की, जिसके कुछ देर बाद वो अपने बयान से पलट भी गए और कहा कि हम किसी को भी समर्थन नहीं दे रहे हैं। वह जो है जिम्मेदारी चौधरी राजपाल सिंह को, बालियान जी को मिली। ठीक है, सब अपने ही आदमी, अपने ही उम्मीदवार थे सब। हम तो यही कहे भाई अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो। आप लोगों की भी प्रतिष्ठा की बात है। यह सीट ऐतिहासिक सीट है, जिसे बहुत उस्ता लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उठुत है। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो
रिक्वेस्ट का ये, और तो कुछ नहीं, और तो और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने से है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, चौधरी चरण सिंह की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नंजन स्वामी की है। एक ऐतिहासिक प्रांगण है यहाँ से, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना ठीक है, आओ और अपना आशीर्वाद लो। अब सुनिए नरेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है, उनकी क्या रणनीति है चुनाव में। किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। बीजेपी तो जाली अब तो सरकार में थी, बीजेपी कहाँ है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं। बिजली के रेट हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर है, तो सब जानते हैं जनता ये। जो किसान की बात करता हो, गांव गरीब की बात करता होगा, ये जनता सब समझती है। और पार्टी तो कोई आ जाओ, सरकार किसी की बन जाओ, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो ये समझ में आ गया कि आंदोलन को मजबूत रखना। ये तो चुनाव तो 2.5 महीने का, अब 2 महीने का है चुनाव। अब तो हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 2.5 महीने के प्रवास पे है। अभी यहाँ पे 2-2.5 महीने का उनका प्रवास है, वो 15 मार्च तक रहेंगे यहाँ पे, फिर चले जाएंगे, फिर जब चुनाव होगा फिर आएंगे। देखिए आपको बता दें, ये पूरा खेल शुरू हुआ नरेश टिकैत और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुलायम के बाद, मुलाकात के बाद। क्या संजीव बालियान की मुलाकात के बाद पलट गए किसान नेता? खुद संजीव बालियान से सुन लीजिए आप। देखिए, नरेश टिकैत किसान नेता के साथ साथ बालियान जो हमारी खाप है, बालियान खाप, उसके चौधरी भी उनका ऑपरेशन हुआ था, वे कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। मैं कल दिल्ली से आया था, कई दिनों से दिल्ली था, तो मैं उनका, जैसे परिवार में होता है, किसी परिवार में किसी को कष्ट होता है, तो मैं उनका हालचाल के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके घर गया था। आशीर्वाद बड़ों से लेते हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा है, तो एक पारिवारिक मामला था, इसको और बातों से न जोड़ा जाए। जी नहीं, वो अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय से राजनीतिक थी और वो अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, सबको अधिकार है, जो चाहे वोट दे सकता है, वो स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे बीच में कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अखिलेश यादव को अन्न संकल्प क्यों लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में अन्न संकल्प लिया। पार्टी नेताओं के साथ संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा कि किसानों से अन्याय और अत्याचार करने वालों को हराएंगे। अन्य संकल्प के दौरान पार्टी कार्यालय में जय जवान जय किसान का नारा भी लगा। दरअसल नरेश टिकैत का बयान आने के बाद किसानों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने अन्न संकल्प लिया है, पार्टी प्रदेश में किसानों के हित के लिए कार्य करने को संकल्पित है। उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और विधानसभा चुनाव में हराएं। लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है, तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि दंगाइयों, अपराधियों, आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न हाथ में लेकर के अन्नदाता के
हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासन काल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। ये देखिए योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपके सामने, योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। और अब जो खबर बाकी है वो थोड़ी राहत की खबर है। कोरोना पर दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की ये खबर आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,527 कोरोना केस हैं। आपको बता दें दिल्ली में कल कोरोना के 18,000 केस दर्ज किए गए थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 27% हो गई है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजनीति भी आपको बता दें तेज हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिल्ली को बढ़ते कोरोना की वजह बताया है। विज का कहना है कि दिल्ली के लोग हरियाणा में टेस्ट करवाते हैं तभी मामले बढ़ रहे हैं। जवाब में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी तो बाहरी लोग टेस्ट करवाते हैं। देखिए कैसे दो प्रदेश कोरोना को लेकर आमने सामने हैं। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है। लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे हैं। प्रत्यारोप से तो बीमारी खत्म नहीं होने वाली, तो मैं समझता हूँ मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि हरियाणा जिम्मेदार है। पूरा देश अपना है। पूरे देश में कहीं भी कोरोना है तो कोरोना खत्म होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हरियाणा में कोरोना ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आपको बता दें गाजियाबाद पहुंचे, जहां से उन्होंने विपक्षियों को भी आड़े हाथों लिया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश की वैक्सीन पर सवाल उठाए आज वो चारों खाने चित हो गए। अखिलेश ने पिछले दिनों इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच पर बोला था उन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है और न फिलहाल लगवाएंगे। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी है। अगर किसी की वजह से है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से है। वो विपक्ष पे थोप नहीं सकते। विपक्ष के लोग अगर निकल रहे थे मदद के लिए तो उन पे मुकदमे लगाए जा रहे थे। क्या विपक्ष के लोगों की बात अधिकारी सुनेंगे जो ऑक्सीजन बांट रहे थे? विपक्ष के लोगों की क्या वो अधिकारी सुनेंगे जो उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन था वो बांट रहे थे? आखिर अधिकारी किसकी सुन रहे थे? अधिकारी सरकार की सुन रहे थे। ये जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं थी। ये जिम्मेदारी खाने से लेकर के इलाज, बिस्तर, दवाई किसी की थी तो वो सरकार की थी। अगर ऑक्सीजन नहीं कोई दे पाया है तो वो सरकार नहीं दे पाई है। उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो बाबा मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें खुद इस बार हटना पड़ेगा। अखिलेश के इस बयान को लेकर के बीजेपी हमलावर है। जिस तरह पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, उसको लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। प्रोटोकॉल का ध्यान अगर सबसे ज्यादा कोई पार्टी रखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी रखती है। हमारी ताकत है कि हम वर्चुअल रैली करते रहे हैं। कोविड के वक्त में अन्य दल के लोग जब सो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सेवा का काम कर रही थी।
बने हैं उसका अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी। सपा के लोग तो निशान है उनकी लाल टोपी कि वो हर नियम को तोड़ते हैं। जब सरकार में आते हैं तो नियम नहीं मानते, जब कोविड का दौर होता है तो नियम नहीं मानते। यही कोरोना गाइडलाइन के बावजूद यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने जमकर जो चुनाव प्रचार किया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में जुटे नेता और मंत्री दूसरे राज्यों में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए भरपूर समय दे रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी यूपी के गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा में चुनाव प्रचार किया। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और अन्य ने नोएडा में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड मानदंडों का उल्लंघन किया। इस मामले में थोड़ी देर पहले हमारे कार्यक्रम में सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कैंपेन कर रहे थे डोर टू डोर नोएडा में, एफआईआर आप पे दर्ज हुई है सर, और एफआईआर इस बात की हुई है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स से जो इलेक्शन कमीशन ने दिए थे एसओपीज, उसका आपने पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया आपने। देखिए, जो निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कैंपेन करने का जो निर्देश दिया हमने शब्दशः पालन किया। मेरे साथ केवल कैंडिडेट और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, हम लोग 3 लोग थे। बचे जो सिक्योरिटी के थे 15-20 लोग तो सिक्योरिटी हमारे हैं, स्टेट पुलिस थी, और दूसरी बात 25-30 की संख्या में तो पत्रकार ही थे। और फिर वो ऐसी सघन जगह है जहां लोग घर से आए तो वैसी भीड़ हो जाती। तो यदि लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसमें मैं कहां रोक सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि एफआईआर हुआ है तो भाई राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, और उसके खिलाफ यदि प्रचार कर रहा हूं तो स्वाभाविक है इतना तो मेरे खिलाफ होगा ही। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं विराट कोहली की, और आपको बताते हैं कि कोहली के इस्तीफे के पीछे का सच क्या है। लेकिन सबसे पहले खबर यह है कि रोहित शर्मा वेस्टइंडीज सीरीज के लिए फिट हो गए हैं। जी हां, कोहली का इस्तीफा, उधर रोहित फिट। आपको बता दें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम के साथ होंगे रोहित। चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हुए थे। बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब चल रहा था रोहित का। वेस्टइंडीज सीरीज तक पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद जाहिर की गई है रोहित शर्मा की। सीरीज का पहला मैच 6 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। रोहित के लिए हैमस्ट्रिंग एक बड़ी समस्या रही है। रोहित को टेस्ट मैच में भी कमान दिए जाने की अब चर्चा है। तो क्या रोहित को मिलेगी टेस्ट की कमान? विराट के बाद कौन होगा टेस्ट टीम का कप्तान? आखिर सवाल भारतीय क्रिकेट की आन बान शान का है। इस सिलसिले में पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से बात की हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा ने। ज्यादा चर्चा में रहा आज कप्तान का रोल भारतीय क्रिकेट में क्यों इतना बड़ा हो जाता है दूसरे देशों से की अपेक्षा अगर आप तुलना करें, और खास तौर से भारत में कप्तान क्या बोर्ड से ज्यादा ताकतवर हो जाता है कभी कभी। इन सभी विषयों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। अजहर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इन दिनों आपको भी तो पता है, आपका एक ट्वीट भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच चर्चा में था अजहर भाई, जिस तरह से आपने विराट को बधाई दी। आपने कहा कि भारतीय कप्तान होना, भारतीय जो डायनेमिक टीम है उसका कप्तान होना एक गर्व की बात है, और एक अच्छे सफर का समापन हुआ। लेकिन इस अच्छे सफर के समापन को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। खास तौर से जो सर्कमस्टांसेस बने थे, इन सर्कमस्टांसेस में विराट ने अचानक कप्तानी छोड़ी। कैसे आप देखते हैं जो कुछ सारा ये प्रकरण हुआ है अभी तक? देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर है और उसके साथ साथ बहुत अच्छे कैप्टन भी थे। उनका जो रिकॉर्ड है, जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, 40 टेस्ट, मेरे ख्याल में तीसरे कैप्टन है जो 40 टेस्ट के ऊपर 40 टेस्ट जीत चुका है। उससे पहले और दूसरे प्लेयर भी हैं, बट लेकिन देखिए उनका एक बिल्कुल पर्सनल डिसीजन है। उनको हम उस डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद चाह रहे थे कि उस अब ज्यादा कैप्टनसी उन्होंने बहुत ज्यादा कर ली, और मेरे ख्याल में उन्हें ये समटाइम ऐसा होता है कि एक प्लेयर जब होता है कि जब कैप्टनसी रहता है तो कैप्टनसी का एक एडेड प्रेशर होता ही है। अगर आप लाइक करेंगे या ना करेंगे, आपको कैप्टनसी का एडेड प्रेशर होता है। तो मे बी वो प्रेशर शायद मेरे ख्याल में अभी इतना ज्यादा उन्होंने लिया है और इतना भारत को इतनी ऊंचाइयों पे ले गए। हर फॉर्मेट में जब उन्होंने जो भी 3 फॉर्मेट में थे, तीनों फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 हो चुकी थी,
तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई कैप्टनसी कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक ही, हमें लोग कहने लगे कि वो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीत सके, बट लेकिन देखिए होता है हर चीज, आप जो चाहते हैं हर चीज बात होती नहीं, आप जो नहीं चाहते चीज वो हो जाती है, बस आप जो चाहते हैं वो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उनके हक में वो ऐसा होना ही नहीं था, क्योंकि समटाइम डेस्टिनी भी, आपको डेस्टिनी के ऊपर भी छोड़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके डिसीजन को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको हम यही उम्मीद है कि वो एज ए बैट्समैन एकदम और फ्रीली खेलेंगे, कि उनका थोड़ा सा बैटिंग में भी थोड़ी सी उतना ज्यादा लाइक अगर विराट कोहली 70-60 भी मारते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे विराट कोहली फेल हो रहे, 70 मार रहे, 60 मार रहे, बट उन्होंने इतने अच्छे हर मैच में एवरी सेकंड या थर्ड मैच में 100 करके उन्होंने अपना मुकाम इतना ऊंचा कर लिया था। तो वो प्रेशर लोग समझते नहीं कि वो भी एक इंसान है, समटाइम आप 100 होते हैं, समटाइम नहीं होते। तो मेरे ख्याल में उनको हम लिवरेज देना चाहिए, उनको बस कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि हिंदुस्तान को उन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट में इतना ऊंचाइयों पे ले गए। और मैं समझता हूँ कि जब कैप्टन नहीं है तभी खेलेंगे और वो एकदम फ्री खेलेंगे, फ्री माइंड से खेलेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन का ये पूरा इंटरव्यू आप रात 10:30 बजे आराम से बैठ करके देखिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अपना वक्तव्य दिया है। वन अर्थ वन हेल्थ के विजन पर भारत ने काम किया है। उन्होंने कहा कई देशों को वैक्सीन भेज के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। भारत कोरोना से मुकाबला करने के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में राशन दिया गया। पीएम मोदी ने यह कहा। ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। बहुत अहम वक्तव्य पीएम मोदी की तरफ से। और इसी बेहतरीन नोट के साथ जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है कि आज के एडिशन में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।